अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस। इसमें हम लोगों के जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं वो है ऑल्टर्ड थॉट्स एंड परसेप्शन, सब्सटेंस अब्यूज़ एंड अग्रेशन। नंबर 1 जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है द फैमिली ऑफ द क्लाइंट with schizophrenia asked the nurse about the difference between conventional and atypical antipsychotic medications. The nurse answer is based on which of the following? First option है atypical antipsychotics are newer medications but act in the same way as the conventional antipsychotics does. नंबर सेकंड ऑप्शन है कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स आर डोपामिन एंटेगोनिस्ट। एटिपिकल जो होते हैं हमारे पास एंटीसाइकोटिक्स इनहिबिट री अपटेक ऑफ सेरोटोनिन। नंबर 3 है कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स हैव सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैव virtually no side effects. And number 4 is conventional antipsychotics are only dopamine whereas atypical are dopamine and serotonin antagonist. तो इसका नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि ये नंबर 4 क्यों है, क्योंकि जो कन्वेंशनल होते हैं और एटिपिकल होते हैं उनमें जो डिफरेंस आता है वो यही आता है कि जो कन्वेंशनल होते हैं वो बेसिकली जो एक्ट करते हैं किस पे, डोपामिनर्जिक जो सिस्टम होता है उस पर, ठीक है। और जो हमारे पास डोपामिन टाइप 2 रिसेप्टर्स होते हैं उन पे जाके जो है एक्ट करते हैं कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स। जबकि जो एटिपिकल होते हैं वो क्या करते हैं कि वो हमारे पास डोपामिन और सेरोटोनिन दोनों पे एक्ट कर रहे होते हैं, पर उनकी जो एक्टिविटी होती है, जो उनका एक्शन होता है वो जो होते हैं डोपामिनर्जिक जो होते हैं रिसेप्टर्स उन पे जो है वो कम होती है, पर सेरोटोनिन पर जो है उनकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा होती है। तो इसका जो आंसर है वो है डी। नंबर सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो है द नर्स प्लानिंग अ डिस्चार्ज टीचिंग फॉर अ क्लाइंट टेकिंग क्लोज़ापिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एसेंशियल टू इंक्लूड। नंबर 1 ऑप्शन है caution the client not to be outdoors in sunshine without protective clothing. Number 2 remind the client to go to the lab to have blood drawn for a WBC count, ठीक है। और नंबर 3 पे है इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अबाउट डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस। एंड नंबर 4 इज़ गिव द क्लाइंट अ चार्ट टू रिकॉर्ड डेली पल्स रेट, ठीक है। अभी हमारे पास जो है वो 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्लोज़ापिन, अब इसमें जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्लोज़ापिन का जो एक्शन होता है ना, अगर हम इसको जो है वो एक रूटीन में यूज़ कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म अगर यूजेज कर रहे हैं क्लोज़ापिन का, तो इसका जो इफ़ेक्ट आएगा, जो हम इसको एंटीसाइकोटिक ट्रीटमेंट्स के लिए हम इसको दे रहे होते हैं, तो इसका जो इफ़ेक्ट आएगा वो ये होगा कि ये WBCs के काउंट को जो है वो कम करने लग जाएगा। तो इसलिए जो है वो पेशेंट को हम बोलते हैं कि वो एक वीक में जो है वो फ्रीक्वेंटली अपना जो है वो लैब टेस्ट ज़रूर करवाए, ठीक है, ताकि हमें क्या पता चल सके ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस का और न्यूट्रोपीनिया का इन ब्लड जो है वो पता चल सके। और जो इसके अलावा जो इंडिकेशंस होती हैं क्लोज़ापिन के लिए वो ये होती हैं कि हम पेशेंट को क्या बोलते हैं कि वो रेगुलर मॉनिटरिंग करवाए अपने वाइटल साइंस की, ठीक है, ना कि सिर्फ पल्स की, रेगुलर मॉनिटरिंग करवाए। और इसके अलावा जो है हम उसको बोलते हैं कि वो हॉट बाथ ना ले, क्योंकि हाइपोटेंशन के जो वो रिस्क ज़्यादा होते हैं। नंबर 3 इज़ which of the following would indicate that family teaching about schizophrenia had been effective? Number 1 option is if your son take this medication properly, he will not have another psychotic episode. Number 2 is I guess we will have to face the fact that our daughter will eventually be institutionalized. और नंबर 3 है इट्स अ रिलीफ टू फाइंड आउट दैट वी डिड नॉट कॉज आवर सन स्किज़ोफ्रेनिया। एंड नंबर 4 इज़ वी डिड नॉट कॉज आवर सन। और नंबर 4 इज़ इट्स अ शेम
आवर डॉटर विल नेवर बी एबल टू हैव चिल्ड्रन। तो इसका जो हमारे पास सबसे इफ़ेक्टिव जो आंसर आ रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव हो रही है, वो क्या है कि इट्स अ रिलीफ टू फाइंड आउट दैट वी डिड नॉट कॉज आवर सन स्किज़ोफ्रेनिया। जबकि ऊपर देखें तो वो क्या है कि एक ऊपर और नीचे वाली स्टेटमेंट है, उसमें क्या है कि वो सिर्फ एक जो है वो होपलेसनेस जो है वो उनकी स्टेटमेंट में दिखाई दे रही है, एक इफ़ेक्टिव जो है वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिला टीचिंग से। Number 4 question is, when a client describes fear of leaving his apartment as well as the desire to get out and meet others is called ambivalence। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा पेशेंट, ये हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया की जो है वो जो हमारे पास हार्ट सिम्टम्स आते हैं उसमें से एक है कि एम्बिवेलेंस होती है, कि पेशेंट जो वो फ़ियर फील करता है कि वो अपने अपार्टमेंट से अगर बाहर निकलेगा, ठीक है, तो उसे वो फ़ियर फील करता है और मतलब उसे अच्छा नहीं लगता है कि वो ज़्यादा जो है वो सोशलाइज हो। Number second is anhedonia and number third is elogia and number 4 is avoidance। तो avoidance क्या है कि वो पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं कि वो अवॉइड कर रहे होते हैं किसी भी सोशल एक्टिविटी को या किसी भी जो है वो इंटरेक्शन को, किसी भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को। एलोजिया इज़ बेसिकली जो है वो एक हमारे पास ये कहना चाहिए कि हमारे पास लैक ऑफ कन्वर्सेशन की जो है वो एक स्पीच इनेबिलिटी होती है, कि ये जो पेशेंट्स होते हैं ये बेसिकली जो इनका इंटेलेक्चुअल या परसेप्चुअल जो होता है कॉग्निटिव बिहेवियर वो इतना जो है वो वर्क नहीं कर रहा होता, जिसकी इनेबिलिटी की वजह से या इम्पेयरमेंट की वजह से कॉग्निटिव क्या होता है कि स्पीच डिफ़िकल्टी इनको आती है। और एनहीडोनिया जो होता है ये एनहीडोनिया ये मैं आपको बता दूंगी बाद में, मुझे अभी स्किप हो गया मेरे माइंड से कि ये क्या होता है। ठीक है, देन आगे आ रहा है 5 नंबर 5। तो द क्लाइंट हु हेजिटेट्स फॉर 30 सेकेंड्स बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू एनी क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब्ड एज हैविंग a blunted affect, latency of response, paranoid delusions and pervert of speech। तो अब ऐसा पेशेंट, अब देखें वो क्या कह रहे हैं कि वो 30 सेकंड्स के बाद जो है वो क्या हेसिडेट्स है 30 सेकंड्स के लिए, और उसके बाद 30 सेकंड मतलब वो चुप रहा है या वो हेजिटेशन में रहा है और 30 सेकंड के बाद जो है उसने रिस्पॉन्ड किया है, किसी क्वेश्चन का आंसर दिया मतलब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास लेटेंसी ऑफ रिस्पॉन्स। लेटेंसी ऑफ रिस्पॉन्स क्या होता है कि वो इनएबिलिटी होती है टू कंसनट्रेट। ठीक है, वो किसी डिप्रेशन की वजह से, किसी असॉल्ट की वजह से, किसी भी वजह से हो सकती है। ठीक है, कि जो पेशेंट होता है या जो क्लाइंट होता है वो अनएबल हो जाता है कि वो कंसंट्रेट करे या अपना जो है वो पूरा कॉन्शियस जो लेवल होता है उसको इंटैक्ट रखते हुए जो है वो वर्क कर सके। ठीक है, और ब्लंटेड इफेक्ट आता है, पैरानोइड डेल्यूजन्स आ रहे हैं, और पोवर्ट ऑफ स्पीच। पोवर्ट ऑफ स्पीच भी ये होती है कि हमारे पास लैक ऑफ कन्वर्सेशन आ जाती है। ठीक है, पैरानोइड डेल्यूजन्स क्या होते हैं कि पेशेंट ये फील करने लग जाता है कि उसे मतलब क्या होता है कि ये फिक्स बिलीव्स होते हैं डेल्यूजन्स हमारे पास। तो पैरानॉइड में क्या होता है कि उसे लगता है कि हर वक्त उसे लगता है कि कोई ना कोई उसके ख़िलाफ़ कुछ प्लान कर रहा है, उसको ख़तरा है उसकी जान को, उसको यही लगता रहता है। और ब्लंटेड इफ़ेक्ट यही होता है कि पेशेंट जो होता है, ठीक है, वो अनएबल होता है कि वो किसी भी चीज़ को जो है वो सही से जो है वो जज कर सके या उसका जो है वो रिस्पॉन्स दे सके। तो लेटेंसी ऑफ रिस्पॉन्स जो है वो हमारे पास इसका आता है, जिसमें क्या है कि पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्स तो दे रहा है, ठीक है, पर क्या है कि वो लेट रिस्पॉन्स है, उसका लेटेंसी है रिस्पॉन्स में। देन आता है द ओवरऑल गोल फॉर द साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन इज़ फॉर द क्लाइंट टू गेन कंट्रोल ऑफ सिम्टम्स, फ्रीडम फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, मैनेजमेंट ऑफ एंजाइटी, रिकवरी फ्रॉम इलनेस। ये हमारे पास क्लियर है कि रिकवरी ऑफ इलनेस, तो हमारा ओवरऑल जो ऑप्टिमल गोल होता है वो यही होता है। Number 7 is, which of the following is best action for the nurse to take when assessing a client who might be abused? Number 1 option is, confront the parents with the fact and ask them what happened. Number 2 is, consult with a professional member of health team about making a report. Number 3 is, ask the client which of his parents caused this injury. And number 4 is, say or do nothing, the nurse has only suspicious not evidence। ठीक है, अब इसमें क्या आता है कि हमारे पास जो कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है जो अब्यूज़ के साथ है, या कोई भी ऐसा जो कि सोशल एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, सोशली कोई ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, जो कोई
तो उसमें हम क्या करते हैं कि क्योंकि ये एक लीगल केस बनता है तो उसमें हमने सबसे पहले इंसिडेंट रिपोर्ट लिखनी होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी है कि कंसल्ट करेंगे प्रोफेशनल के साथ ताकि क्या कर सकें, एक रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर कर सकें। नंबर 8 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस बिटवीन सेम सेक्स पार्टनर्स। ऑप्शन है सच वायलेंस इज़ लेस कॉमन देन दैट बिटवीन द हेट्रोसेक्सुअल पार्टनर्स। Number second is the frequency and intensity of violence are greater than between heterosexual partners. Number third is rate of violence are about the same as between heterosexual partners. And number four is none of the above. तो इसका है कि दोनों में जो है होमोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल दोनों में जो है वो रेट जो है वो इक्वली आता है। नंबर 9 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट्स फाइंडिंग माइट इंडिकेट एल्डर सेल्फ निगलेक्ट। अब एल्डर सेल्फ निगलेक्ट बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास एल्डरली हमारे जैसे कि हम जिनको बोलते हैं कि घर में जो हमारे बड़े होते हैं, ठीक है, पर्सन हु इज़ ग्रेटर दैन हुज़ एज इज़ ग्रेटर दैन 80s, ठीक है, और 90+, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि एल्डरली निगलेक्ट जो होता है वो होता है कि हम उनकी इतनी केयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब उसकी काफ़ी वजह आती हैं कि जैसे कि पेशेंट जो है अगर उसे डेल्यूरियंस हैं, ठीक है, वो डेलीरियम से गुज़र रहा है, ठीक है, उससे जो है वो अल्जाइमर्स हो गया है, ठीक है, उसकी वजह से। तो इसमें क्या होता है कि उनको जो है वो केयर देना, उनको उनकी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको बोलते हैं कि एल्डरली निगलेक्ट। और इसके अलावा क्या होता है कि कुछ फैमिलीज़ वैसे भी जो है वो एल्डरली सपोर्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो इसके अब ऑप्शंस देखते हैं कि हेजिटेंसी टू टॉक ओपनली विद द नर्स। अब ये तो एल्डरली निगलेक्ट नहीं है, ठीक है। नंबर सेकंड पे आ रहा है कि इनएबिलिटी टू मैनेज पर्सनल फाइनेंसेस। नंबर थर्ड इज़ मिसिंग वैल्यूएबल्स दैट आर नॉट मिसप्लेस्ड एंड अनयूजुअल एक्सप्लेनेशन फॉर द इंजरीज। अब ये चारों जो हैं वो तो इतने तीनों जो हैं वो इतने रिलेटेड है नहीं, पर जो सेकंड है वो है कि कभी कभी क्या होता है कि जो केयरर होता है जिसने केयर जो प्रोवाइड कर रहा होता है, कोई उसका चाइल्ड है या ग्रैंडसन है या ग्रैंड डॉटर है, कोई भी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि उसके जो फाइनेंशियल जो क्राइसिस हैं उसकी वजह से जो है वो उस एल्डरली निगलेक्ट हो रहा होगा भी वजह हो सकती है, ठीक है। विच टाइप ऑफ द चाइल्ड अब्यूज़ कैन बी मोस्ट डिफ़िकल्ट टू ट्रीट इफ़ेक्टिवली। तो इमोशनल है, ठीक है। ये क्योंकि इमोशनली ट्रीट करना जो एक ऐसा पेशेंट जो कि इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा हो उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। क्योंकि एक चाइल्ड जो होता है उसका जो एक स्कूल ऑफ थॉट होता है, उसको दोबारा बिल्ड करना, उसको दोबारा सेल्फ इस्टीम और दोबारा सेल्फ आइडेंटिटी की तरफ लेके आना, ये जो है वो डिफ़िकल्ट होता है बहुत। देन निगलेक्ट फिजिकल और अनयूजुअल एक्सप्लेनेशन फॉर इंजरीज, ये जो हैं वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं टू ट्रीट। नंबर 11 इज़ वुमेन इन बेटरिंग relationship often remain in those relationship as a result of faulty or incorrect beliefs which of the following belief is invalid। अभी हमारे पास जो है वो एग्रेशन की फेजेस में भी आता है कि पहले क्या होता है कि हम ये पढ़ेंगे आगे, ठीक है, कि सबसे पहले क्या होता है कि जो स्पाउस होगा, ठीक है, वो क्या करेगा कि पहले अपनी जो गलती होगी, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, उसमें रिमोर्स आएगा। नंबर सेकंड पे क्या होगा कि फिर हनीमून फेज़ आएगी, उसमें क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है, ठीक है, मतलब कि जो स्पाउस होगा वो क्या करेगा कि वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। पर क्या होगा कि थर्ड स्टेज में क्या होगा कि दोबारा से जो है वही रीगेन होगा फेज़ का, ठीक है, फिर से बैटरी होगी, फिर से असॉल्ट होगा और दोबारा से जो है ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन आता है कि इफ़ शी ट्राइड टू लीव शी वुड बी at increased risk for violence. Number second, if she would do a better job for meeting his needs, the violence would stop. No one else would put up with her dependent clinging behavior. She often does things that provoke violent episodes. तो उसे क्या लगता है, उसका बिलीव क्या होता है कि अगर ऑप्शन ए इसका आएगा कि इफ़ शी ट्राई टू बिलीव शी वुड बी एट इंक्रीज रिस्क फॉर वायलेंस, ठीक है, ये समझ आ गई, इतना मुश्किल नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंगर इज़ ट्रू।
नाउ एंगर रिजल्ट फ्रॉम बीइंग फ्रस्ट्रेटेड, हर्ट और अफ्रेड। ठीक है, तो यही हमारे पास जो है वो इमोशंस बेसिकली आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंगर जो है वो अकर होता है जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हर्ट होते हैं, अफ्रेड होते हैं, तो उसके जो होता है रिस्पॉन्स में क्या होता है कि एंग्री सिचुएशंस जो हैं बिल्ड हो रही होती हैं। नंबर 13 पे है द नर्स ऑब्जर्व्स अ क्लाइंट मटरिंग टू हिमसेल्फ एंड पाउंडिंग हिज फिस्ट इन हिज अदर हैंड वाइल पेसिंग इन द हॉलवे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल शुड गाइड द नर्स एक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या पता चलेगा कि नंबर 1 पे है ओनली वन नर्स शुड अप्रोच एन अपसेट क्लाइंट टू अवॉइड थ्रेटनिंग द क्लाइंट। Number 2, client who can verbalize angry feelings are less likely to become physically aggressive. Number 3 is talking to a client with delusions is not helpful because the client has no ability to reason. Number 4 is verbally aggressive clients often calm down on their own if the staff members don't bother them. अब इसका जो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आता है वो आता है सेकंड। ठीक है, क्योंकि क्या है कि हमारे पास हमने उससे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स शुड गाइड द नर्स एक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं क्या पता चला है कि वो क्या कर रहा था, वो मटरिंग कर रहा था। ठीक है, अपने आप से। ठीक है, और क्या कर रहा था कि वो अपनी पाउंडिंग कर रहा था अपनी फिस्ट की। ठीक है, तो क्या है कि इससे हमें पता चलता है कि ऐसा पेशेंट जो कि वर्बलाइज़ कर रहा हो ना अपनी एंग्री फीलिंग को, वो क्या होता है कि वो लेस अग्रेसिव होता है फिज़िकली, क्योंकि वो अपने एंगर को अपने एक्सप्रेशंस को